हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। हायर एजुकेशन में मुदालिर कमीशन और राधा कृष्णन आयोग तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा पढ़ने का टारगेट है, जो हमारा मेन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको कहा जाता है कोठारी कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आपने एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा है ना, तो आपने ये नाम कितनी बार सुना होगा, ये आप ही बता दीजिए कितनी बार सुना है। क्योंकि कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ना हमने बीएड में पढ़ा, फिर उसके बाद एमएड में पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप पढ़ते रहते होंगे। कोठारी कमीशन इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के इस सेशन में मैं बताऊंगी आपको कोठारी कमीशन के बारे में, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट कमीशन आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसे कहा जाता है। देखिए नाम जो मैं बता रही हूँ ना, उसको जरूर आप याद रखिएगा। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, 1964-1966 की नीति, नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये सारे ही नामों से इसे जाना जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स जब कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई और नाम आ जाता है ना। कई बार ये हो जाता है कि नाम आ गया तो आपने समझा नहीं कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन अगर लिखा है तो ये मान के चलिए ये कोठारी कमीशन की बात है। और जो भी स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं ना कि वीडियो से क्या पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि जब आपकी सारी ही इंद्रियां वर्किंग करती है ना, जैसे आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और हाथ से लिख रहे हो, तो तीनों कंडीशंस जब एक साथ काम करती है ना, तो वो चीज मेमोराइज हो जाती है। एक्सपीरियंस है मेरा। तो जब मैं बोल रही हूँ कई बारी बोल रही हूँ नेशनल एजुकेशन कमीशन का मतलब कोठारी कमीशन है, तो ये आपको कानों में पड़ेगा और ये लिखित होके मतलब उसमें स्थापित हो जाएगा, और उसमें जब स्थापित हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। कई बार एग्जाम के टाइम पे ना जो सुना हुआ होता है ना वो याद आता है, इसलिए आपको सुनना जरूरी है। तो डॉक्टर DS कोठारी, इनका नाम क्या है? जो कोठारी जी हैं इनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में ये कमीशंस बनाए गए थे। और इसमें जो कमीशन का गठन हुआ था, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। 17 सदस्य थे इसमें। ठीक है, इसके सचिव कौन थे, ये भी क्वेश्चन बोला जा सकता है, आ सकता है। JP नायक, क्या कौन थे? JP नायक। और सहायक सचिव थे JP मकडूगल। JP मकडूगल, सॉरी JP नहीं है यहाँ पर, JF है ना, मुझे भी डाउट हुआ था। JF मकडूगल है ना, ये याद रखिएगा। अब जो कोठारी जी थे वो क्या करते थे उस वक्त, ये आपको याद होना चाहिए। तत्कालीन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, UGC के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे कोठारी जी? UGC के अध्यक्ष से उस समय पे, तत्कालीन, है ना। और इसके बाद JP नायक साहब जो थे वो क्या थे? शैक्षिक नियोजन प्रशासन एवं वित्त विभाग, गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना, ये पूना के संस्थान के अध्यक्ष थे। ठीक है, और JF मकडूगल कौन थे? सह निर्देशक थे स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन, यूनेस्को पेरिस। ये स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन, इसको लिख लीजिएगा, स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन पेरिस, यूनेस्को में थे ये ना, यूनेस्को पेरिस। क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चंस तो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। और जो सदस्य थे मेनली, इनके नाम वैसे तो मैंने नहीं देखा है कि सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप नोट करके एक जगह लिख सकते हैं इसको। RA गोपाल स्वामी, AR दाऊद, MB माथुर, BS झा, HL एल्विन, SN कृपालू, SA सुम्बस्की, डॉक्टर BP पाल, M जीन थॉमस है, डॉक्टर T सेन, डॉक्टर KG सैयदन, कुमारी S पंडरीकर, रोजर रेवली,
और लास्ट में थे सदातोसी इहारा। सदातोसी इहारा ये हो गए 14, ये महाराज हो गए 15, 16 और ये कोठारी जी मिला दिए जाए तो हो गए 17। टोटल 17 सदस्य थे जो कि कोठारी कमीशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब कोठारी आयोग के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कोठारी कमीशन के अंदर जो आयोग गठित हुआ था, मतलब आयोग का जो प्रतिवेदन था, प्रतिवेदन का मतलब समझते हैं ना, जो प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवेदन, है ना, तो वो कैसे बना था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका निरीक्षण और साक्षात्कार, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आयोग बनाने के लिए क्या किया जाता है कि भाई कैसे आयोग बनाया जाए। 17 सदस्यीय जो पैनल था वो क्या क्या काम करता है। तो ये हुआ कि भाई पहले कुछ समस्याएं तो ढूंढी जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में आज वर्तमान समय में, उस वक्त तत्कालिक वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं। इस हिसाब से इन्होंने 5000 प्रश्न बनाए कि जो जो समस्याएं उन्हें समझ आ रही थी उस हिसाब से 5000 प्रश्न बनाए और वो 5000 प्रश्न 5000 व्यक्तियों को जाकर दे दिए कि भाई पढ़ो इनको। और इसके जो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, इस मामले में क्या करना चाहिए, इस तरीके के प्रश्न थे और 5000 व्यक्तियों को उन्होंने दिए भरने के लिए। और उसमें से 24 से लोगों ने, मतलब 2400 लोगों ने भर कर उस प्रश्नावली को लौटा दिया। ठीक है, उन्होंने ये भरकर लौटा दिया, इसलिए इनको 2400 लोगों से ओपिनियन प्राप्त हुआ कि वो क्या सोचते हैं उन प्रश्नों के बारे में। और इस हिसाब से इन्होंने अपना प्रतिवेदन बनाया और प्रतिवेदन 24 जून 1966 को, मतलब 1966 को, है ना, 64 में स्टार्ट हुआ था ये सब काम और 66 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है 64 और 66 में, 68 में, है ना। तो 68 की शिक्षा नीति अलग है, 64 से 66 कोठारी कमीशन का समय है, इसको याद रखिएगा। 64 यानी कि 64 से 66 मतलब 66, दोनों के बीच में कोठारी कमीशन बना था, है ना। तो 29 जून यानी जून के महीने में ही 66 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था। और प्रतिवेदन का जो टॉपिक था ना वो क्या रखा था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से ये टॉपिक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, और ये 692 पेज थे, इसमें कुल मिलाकर 692 पेजेस का ये प्रतिवेदन था, 3 खंडों में डिवाइडेड था और ये प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सुझाव दिए, सजेशंस क्या क्या थे इनके, वो बात कर लेते हैं कि किस किस मामले में इन्होंने क्या सजेशन दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के प्रशासन को लेकर सुझाव दिया कि शिक्षा का प्रशासन कैसे होना चाहिए। मतलब आप स्कूल खोले हुए हो तो स्कूल खोले में आपको किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे होना है, इसके बारे में बात की जाए। फिर प्रशासन में आ जाता है वित्त और नियोजन, यानी कि हर एक बच्चे पर, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट पर किस तरह से खर्चा होना चाहिए, कितना वित्त उस पर डाला जाना चाहिए, उसके लिए सुझाव थे। नियोजन, उसका किस तरह से खर्च हो, मतलब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो, मतलब पैसे तो लगा दे लेकिन वो सही जगह लग भी पा रहे हैं नहीं, तो उसका काम देखा जाता था। शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव, प्रति छात्र व्यय 12 रुपए के स्थान पर 54 रुपए होना चाहिए। इसके पहले क्या था कि हर एक स्टूडेंट पर कितना व्यय होता था, 12 रुपए होता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हर एक बच्चे पर 54 रुपए, 54 रुपीज पैसे रुपीज जो है वो खर्च होने चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने वित्त की बात कही। फिर शिक्षा की संरचना पर बात करी कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, मतलब क्या सिलेबस हो, किस तरीके की लैंग्वेज हो, परीक्षा प्रणाली कैसी हो,
भाषा कैसी होना चाहिए, किस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, छात्रों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब शिक्षा की संरचना कैसी हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके बारे में इन्होंने काफी सारी बातें अपने इस प्रतिवेदन में कही थी। ठीक है, इसके बाद में उद्देश्य देख लेते हैं हम। एम्स क्या थे, एम्स ऑफ एजुकेशन या फिर एम्स ऑफ दिस कोठारी कमीशन, क्या एम्स थे वो बात समझ लीजिए। तो पहली बात, शिक्षा के उत्पादन की बात कर रहे हैं। शिक्षा को उत्पाद मतलब एक तरीके से ये प्रोडक्ट है, एजुकेशन जो है क्या है, प्रोडक्ट है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, है ना। शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करना, इनकी बात थी कि भाई शिक्षा को का उत्पादन जो है, उसका प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट बात ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं कि शिक्षा में जो सिलेबस बनाया जाए, जो पाठ्यचर्या बनाया जाए, उसमें राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता दी जाए। मतलब भारत एक पूरा गणराज्य है, भारत के गणराज्य में सभी जाति धर्म प्रजाति के लोग रहते हैं, सभी को एक तरह से अपने जीवन यापन करना है और साथ ही साथ में राष्ट्र को एक रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना। ये बात राष्ट्रीय एकता की बात को बढ़ावा देने की बात करी है। शिक्षा आयोजकों के लिए निर्देशन, इसके बाद में क्या था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, सामाजिक एकता को बढ़ाना, शिक्षा द्वारा लोकप्रिय मूल्यों का विकास करना, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्य क्या मतलब होता है, डिप्लोमेटिक जो रूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक पूर्णतः लोकतांत्रिक राज्य है या राष्ट्र है, जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल राजनीति में नहीं होती, हर जगह पर होती है। ऐसा नहीं तानाशाही हो जाए कि कोई एक ही व्यक्ति है जो रूल लगा रहा है, नहीं। आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी आप उसके सदस्य हैं, आप टीचर हैं तब भी सदस्य हैं। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो। फिर आता है नैतिकता को बढ़ाया जाए, मतलब मोरालिटी की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अब नैतिकता क्यों जरूरी है, देखिए आप चाहे कितने ही डिग्री होल्डर्स हो जाएं या फिर बहुत बड़ी बड़ी आपके पास में डिग्री हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, लेकिन अगर आप मोरल नहीं है, वैल्यूज नहीं, एथिक्स नहीं है आपके पास ना, तो आपका वो सब जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि आपकी को ना बोलने का तरीका है, ना बात करने का तरीका है, ना जीवन जीने का तरीका है, ना समाज में रहने का तरीका है, ना लोगों की रिस्पेक्ट करने का तरीका है, तो क्या मतलब है इतने सारी चीजों का। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे, कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं हो क्या, पढ़े लिखे अगर हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। तो नैतिकता भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सिलेबस में पढ़ाने के लिए। फिर स्त्री शिक्षा को प्रमुखता दी जाए। भाई भारत में आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, ये 64 और 66 की बात हो रही है। उस वक्त तो मेरी मम्मी भी 2 साल की थी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा, किस तरीके से एजुकेशन होता था। क्योंकि लोग लड़कियों के बारे में यही सोच रखते थे कि ये तो 10, 12 साल, 13 साल, 14 साल की हो जाएंगी, तो इनकी स्कूल एजुकेशन करवा दो तो करवा दो, और फिर उसके बाद इनकी शादियां हो जाएंगी और फिर अपने घर चले जाएंगे। क्या करना है इनको, थोड़ा नौकरी करनी है। हालांकि उस वक्त भी मेरी मदर MA ग्रेजुएट थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ था। लेकिन ये सोचो उसके पहले, जब 64 और 66 में ये नीति बनी, उसके पहले की क्या स्थिति होगी। वो तो आप घर में अपनी ग्रैंड मदर वगैरह से पूछेंगे तो ये बात आती है कि वो 2nd क्लास पढ़ रखी थी या 3rd क्लास पढ़ रखी थी, बस इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ती थी, है ना। तो उस समय पे स्त्री शिक्षा बहुत ही डाउन थी, तो उसको इम्प्रूव करना, स्त्रियों को बाहर निकालना, पढ़ाई में लगाना, और उसके बाद में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए, इसकी बात वो कहते थे। और प्रौढ़ शिक्षा, अब सपोज करें आपकी उम्र निकल गई है, आप पढ़ने का जो टाइम था वो आपने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी आपके पास में अक्षर ज्ञान का समय है, तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य लेकर ये अपना काम करते थे। और शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने अपना नाम दिया था इसका पंचमुखी कार्यक्रम।
इसको ध्यान रखिएगा, पंचमुखी कार्यक्रम। पंचमुखी कार्यक्रम जिसमें कि ये सारे आपके उद्देश्य आ जाते हैं। फिर आता है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब आप इवेल्युएशन देख लीजिए। तो इन्होंने एक सूत्र लाया, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, सारे ही सबको इस चीज को याद रख लीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बारी पूछा जाता है। त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि त्रिभाषा सूत्र को हम लागू करेंगे और सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन करना और त्रिभाषा सूत्र लागू करना। अब ये त्रिभाषा सूत्र कौन सी वाला है? देखिए ऐसा है कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में है ना, तो हिंदी और इंग्लिश तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज हो जो अदर लैंग्वेज मतलब साउदर्न लैंग्वेज मतलब दक्षिण भारतीय कोई भाषा होगी, वो भाषा भी आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज में आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हिंदी, इंग्लिश और एक और कोई रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 3 भाषा हो गई। सपोज करते हैं आप नॉन हिंदी भाषा, मतलब जो ऐसे प्रदेश हैं जिसमें हिंदी प्रमुख भाषा नहीं, जैसे साउथ के सारे ही प्रदेश हो गए, गुजरात हो गया, ऐसे प्रदेश, बंगाल हो गया, ऐसे प्रदेश जिसमें कि हिंदी मुख्यतः नहीं बोली जाती है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी ये बोली जाती हैं, तो उसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश और ऑप्शनल में हिंदी आपको प्रमुखता से पढ़नी पड़ेगी। ये त्रिभाषा सूत्र है कोठारी कमीशन में, इसमें बात कही गई थी कि त्रिभाषा सूत्र को हम लागू करेंगे सभी स्तरों पर। ठीक है, इसके बाद में नीति निर्धारक तत्व, नीति निर्धारक तत्वों की बात कही गई थी कि नीति निर्धारक तत्वों का निर्माण किया जाएगा। नीति निर्धारण मतलब जो रूल्स बनाते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, उन तत्वों का गठन किया जाएगा। शिक्षा के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल, उच्च शिक्षा की प्रगति पर बल, तकनीकी शिक्षा पर बल और शिक्षा के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के स्तर पर विकास करने के लिए बल। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर की गई थी। ये मूल्यांकन आया है बाद में। मूल्यांकन कब होता है? ये तो उद्देश्य हो गए ना कि ये किया जाएगा। मूल्यांकन ये कि जब इस प्रतिवेदन को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद इवेलुएट किया गया, तो ये देखा गया कि ये सारी चीजें थी जिन पर इन्होंने फोकस किया था। ठीक है ना, तो ये हो गया कोठारी कमीशन। इसमें थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, है ना, जिससे कि कोई क्वेश्चन की कोई भी कमी ना रह जाए कोठारी कमीशन में और आप उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद का पोर्शन। कोठारी कमीशन में और क्या इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ सकते हैं, तो देखिए इन्होंने कुछ 12 टास्क फोर्स बनाए थे कोठारी कमीशन के अंतर्गत। वो क्या क्या है, तो देखिए किस पे उन्होंने मतलब ज़्यादा फोकस करना है उसकी बात ये करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन पर इम्पोर्टेंटली फोकस दिया है, हायर एजुकेशन पर, उच्चतर जो शिक्षा है उसकी पर, फिर टेक्निकल एजुकेशन पर, मतलब तकनीकी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। टेक्निक्स किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम, पढ़ाने की टेक्निक्स, उसके बाद टेक्निक्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, उसके लिए, है ना। तो टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन मतलब कि कृषि संबंधी शिक्षा के लिए इन्होंने बात कही। एडल्ट एजुकेशन मतलब प्रौढ़ शिक्षा के बारे में इन्होंने फोकस किया। इसके बाद में साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, विज्ञान की शिक्षा और उसमें रिसर्च को प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस मतलब शिक्षक प्रशिक्षण हो और शिक्षक का जो स्टेटस हो उसके बारे में, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वेलफेयर मतलब छात्रों का विकास और छात्रों की मतलब उन्नति किस तरह से की जा सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, परीक्षा
में और शिक्षा में, दोनों में ही नई नई तकनीकों को, नवाचार की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक विधि है जो पूरी तरह से पहले से चली आ रही है तो उसी को आपको चलाना, नहीं, उसमें कुछ नया आपको लेकर आना है ना। तो न्यू टेक्निक्स को इम्पोर्टेंस दी है, मेथड्स को, नई शिक्षण विधियों को इम्पोर्टेंस दी है। मैन पावर, जो इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे एजुकेशन में, उनमें मैन पावर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है कि शिक्षा को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक का, मतलब हायर एजुकेशन से लेकर प्राइमरी लेवल तक, प्रिंसिपल, चेयरमैन से लेकर आपके स्टूडेंट तक, सभी का एक तरह से ख्याल रखा जा सके, सभी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। एजुकेशनल फाइनेंस, अब भारत में चूंकि देश की आज़ादी के बाद का ये कमीशन था, तो क्योंकि हमारा खुद का संविधान है, हमारा खुद का बजट बनता है, तो भारत में जो एजुकेशन हो उसका बजट का कितना हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने फोकस करके काम की, तो इसे 12 टास्क फोर्स भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, 12 टास्क फोर्स ऑफ कोठारी कमीशन। तो ये सारे आपके टास्क फोर्स हैं। इसके बाद में 7 वर्किंग ग्रुप की बारे में बात करते हैं। 7 वर्किंग ग्रुप, कौन कौन से वर्किंग ग्रुप हैं? तो वुमेन्स एजुकेशन, बैकवर्ड एजुकेशन, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल कम्युनिटी एंड रिलेशन, स्टैटिक्स, प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड स्कूल करिकुलम। वुमेन्स एजुकेशन को बताया मैंने, स्त्री शिक्षा पर फोकस किया। बैकवर्ड एजुकेशन, जो पिछले तबके के लोग हैं, जिनको हम दलित की श्रेणी में रखते हैं, वो लोग हैं, उनको एजुकेशन के साथ में जोड़ना, उनको एजुकेशन तक लेकर आना। ऐसा है क्योंकि उस वक्त पिछड़ी जातियों में एजुकेशन की जागरूकता थी वो बहुत कम थी, तो उनको किस तरीके से एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है, उस पर बात करी। स्कूल बिल्डिंग्स, किस तरीके से स्कूल्स को बनाया जाए, स्कूल का निर्माण करवाया जाए, है ना, उसकी बात, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को बनाया जाए। स्कूल कम्युनिटी एंड रिलेशन, स्कूल की जो कम्युनिटी हो उसके साथ में किस तरह से रिलेशन, मतलब पहले तो कम्युनिटी बनाना, उसके बाद में उनके में रिलेशन बिल्डअप करना। स्टैटिक्स, मतलब हर साल दर साल जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उस पर बात हो, स्टैटिकल वे में बात की जाए, है ना। प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी से पहले भी जो एजुकेशन होता है, जैसे आजकल तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बच्चा प्राइमरी में जाने से पहले 2 साल स्कूल जा चुका होता है ना। मतलब पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सोचते थे कि 3 साल सुख रहते हैं जिंदगी के, फिर उसके बाद स्कूल में जहाँ एडमिशन हुआ वहाँ खत्म। लेकिन अब क्या हो गया कि बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, तो पहले वो प्री प्राइमरी पढ़ता है, फिर प्राइमरी पढ़ता है, फिर प्रेप पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की बात ये कह रहे हैं। स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो करिकुलम हो, स्कूल की जो पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी बात की जा रही है। रिकमेंडेशन की बात कहें तो कौन कौन सी चीज़ों की रिकमेंडेशन कही है कोठारी कमीशन ने? तो 10+2+3 फॉर्मूला, 10+2+3 फॉर्मूला की बात करते हैं। 6+14, 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 45 जो है हमारा वो यही बात करता है कि फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। 6 से 14 तक के बच्चों को उनका शिक्षा, राइट टू एजुकेशन है, मतलब उनका शिक्षा जो है ना, उनका आधारभूत राइट है या फिर उन्हें मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं ना, तो उनको फ्री एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 लैंग्वेज में पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर एक कोई रीजनल लैंग्वेज होगी जिसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनका टारगेट था एग्रीकल्चर को, मतलब कृषि को शिक्षा से जोड़ना। तो शिक्षा में नवाचार जब आएगा तो एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगा। तो किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी बात ये कह रहे हैं। तो एग्रीकल्चर
यूनिवर्सिटी बनाना, 6% ऑफ नेशनल इनकम जो होगी वो एजुकेशन में खर्च हो, मतलब बजट में 6% भारत की जो इनकम है ना उसका 6वां हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, इसकी बात वो कर रहे हैं। एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर, जो शिक्षक हो उनको एकेडमिक फ्रीडम मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं हो कि वो किसी के अंदर दब के काम कर रहे हैं और उनके वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है काम करने का। आपने भी ये देखा होगा, मैंने इसलिए देखा है क्योंकि मैंने कई जगह जॉब किया है और ये देखा गया है कि अगर टीचर को फ्रीडम दिया जाता है ना कि भाई मुझे तो इतना रिजल्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको ये बोल दे कि ये रिजल्ट का टारगेट है इस साल और आपको ये पूरा करना है और उसके बाद आप फ्री हो आपको कैसे करना है, तो टीचर अपने हिसाब से बहुत काम करता है और करने के बाद वो रिजल्ट टारगेट अचीव भी करता है। लेकिन अगर बार बार प्रेशराइज किया जाए, नहीं आप ये करो, आप ये मत करो, आप इस तरह से पढ़ाओ, आप इस तरह से मत पढ़ाओ, तो टीचर जो हमेशा दबा हुआ अपने आप को महसूस करता है वो पढ़ा नहीं पाता है ढंग से। क्योंकि एज अ टीचर मैंने ये चीजें फील की हैं, इस वजह से मैं जानती हूँ कि कौन कौन सी तरीके की मुसीबतें आती हैं जिसके कारण से आप अपना बेस्ट जो है वो नहीं दे पाते हैं एज अ टीचर, है ना। तो इन्होंने यही बात करी थी, एकेडमिक रूप से टीचर को फ्रीडम दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उनको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा क्या था कि शिक्षा में आपको इम्प्रूव करना है, टीचिंग को इम्प्रूव करना है, टीचिंग जो ट्रेनिंग होती है उसको इम्प्रूव करना है, एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करना है ताकि अच्छे से एग्जाम लिया जा सके, बच्चों की अच्छे से परवरिश हो, उनका विकास हो, मेंटल और फिजिकल और हर तरह का विकास हो। इस तरीके की बातें करते हुए कोठारी कमीशन दिया था। ये एक बहुत ही मेन मील का पत्थर साबित हुआ था कोठारी कमीशन, जिसकी बात कही गई थी। कुछ दोष देख लेते हैं कि इसमें दोष क्या थे, क्योंकि दोष बिना तो कोई चीज होती नहीं है, हर चीज में दोष होते हैं और नहीं होते हैं तो हमारी ऐसी मान लीजिए ऐसी मानसिकता होती है कि हम दोष निकाल लेते हैं। जरूरी होता है कई बारी, लेकिन कई बारी आदतन दोष निकालने की स्थिति होती है कुछ लोगों में कि जो हमेशा हर चीज में ना पहले दोष देखते हैं, उसमें अच्छी क्या है चीज वो बाद में देखेंगे, दोष पहले देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक अदरवाइज अलग बात है। लेकिन इसमें क्या दोष थे, तो शिक्षा का संगठन अस्पष्ट था। इनके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो संगठन था वो अस्पष्ट था, उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया या फिर क्लियरिफाई करके समझा नहीं पाए वो कि संगठन कैसा होना चाहिए। प्रशासन की अस्पष्टता थी। प्रशासन की अस्पष्टता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो किस तरीके से, क्या पावर उसके साथ में है और क्या पावर नहीं है, इस चीज को स्पष्ट इन्होंने नहीं किया। शैक्षिक उद्देश्यों को का एक तरफा होना, इनका मतलब ये था कि शैक्षिक उद्देश्य जो है वो उनको एक तरफा वन साइडेड रखा है और वन साइडेड में इन्होंने वित्त पर ज्यादा बात की थी। माध्यमिक शिक्षा के अस्पष्ट सुझाव, माध्यमिक मतलब मिडिल एजुकेशन जो है उसमें सुझाव जो दिए गए थे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। वेतन व अनुदान प्रणाली का दोषपूर्ण होना, वेतन कितना दिया जाना है, अनुदान मतलब कि स्कॉलरशिप कितनी दी जानी है, ग्रांट कितनी दी जानी है, इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। शिक्षा के विस्तार के लिए विषय में विरोधी विचार थे। शिक्षा में विस्तार कैसे करना है इस विषय में कई लोगों की अलग अलग राय थी, एक जैसी राय नहीं थी। और आयोग के गठन का आकार में विरोधाभास था। आयोग ने जो गठन किया था अपना, उसके आकार में विरोधाभास था, लिख कुछ रहे थे और हो कुछ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1979 और 86, ठीक है। ये एक ही वीडियो में आ जाएंगी। तो इस सेशन को ये फिनिश करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेक्स्ट क्लास हम बना देंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं यहाँ पर इस क्लास को फिनिश। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।